हेलो बच्चों, ये जो हमने 21 अप्रैल को टेस्ट लिया था उसकी फिजिक्स की डाउट क्लास है। तो बहुत ढेर सारे डाउट्स हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 22 तक इस वाले वीडियो में करेंगे, 24 के बाद दूसरी वीडियो में करेंगे। तो मैंने क्या कर रखा है, देखो ऊपर सारे डाउट्स की लिस्ट बना करके रखी है, और जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ उसको बोल्ड कर रखा है ताकि मतलब आपको पता चले कि कौन सा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। एंगुलर एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिंपल सिंपल पेंडुलम इज थीटा, द मैक्सिमम टेंशन इन इट्स स्ट्रिंग इज। ठीक है, तो पहली बात तो क्या हुआ कि बहुत से लोगों ने इसमें थर्ड वाला आंसर लगा दिया, जो कि मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। बिकॉज ये होगा क्या, देखो कि एक पेंडुलम मान लो रखा हुआ है, तो वैसे ही उसमें जो टेंशन होता है, अगर मान लो मीन पोजीशन से जब उसको पास कराएंगे तो उसका टेंशन mg होगा। तो जब ये एक्सट्रीम पोजीशन से यहाँ लौट करके आ रहा होगा तो यहाँ पे से कुछ वेलोसिटी होगी। तो अगर मैं फोर्स बैलेंस इक्वेशन लगाऊं तो ऊपर टेंशन लग रहा होगा, नीचे mg लग रहा होगा, और T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ये रिलेशन है। तो यहां से T की वैल्यू एम जी प्लस वी स्क्वायर बाई आर हो गई। ठीक है ना, तो पहली बात तो जो टेंशन है वो जितनी दूर से आएगा वहां पे वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी, इसलिए टेंशन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो या तो आंसर इसका बी है या डी है। अब वन प्लस थीटा या वन प्लस थीटा स्क्वायर है, वो एक मिनट रुक करके देखते हैं। तो अगर हम इसको थीटा ले लें इस एंगल को, तो हम लोगों ने वर्क पर एनर्जी में सवाल कर रखा है, ये वाली जो हाइट हो जाती है वो आर माइनस आर कॉस थीटा, यानी कि आर वन माइनस कॉस थीटा हो जाती है, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g r1 माइनस कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है ना, मतलब वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs से ये जो वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है वो 2g r1 माइनस कॉस थीटा हो जाता है। तो ये r से r कट जाएगा, तो बेसिकली इसको ब्रैकेट में लगा लेना चाहिए था वी स्क्वायर बाई आर को। तो बेसिकली मेरा टेंशन जो हो जाएगा वो जाएगा एम जी 1 + 2 1 - cos थीटा। अब यहाँ पे थोड़ी सी हमको ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी, ये समस्या है। तो 1 - cos थीटा की वैल्यू 2 sin² थीटा/2 होती है। तो ये बेसिकली टर्म 4 sin² थीटा/2 हो गया। और छोटे एंगल के लिए हम लोग sin थीटा/2 को अप्रोक्सीमेटली थीटा/2 से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो जो 4 sin² थीटा/2 है, ये 4 × थीटा² हो जाएगा, ये 4 कट जाएंगे, तो ये बेसिकली mg ब्रैकेट में 1 + थीटा² आ जाएगा। तो ये फोर्थ करेक्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये कह रहे हैं पर्सन लाइंग टू लूज वेट बाय बर्निंग फैट लिफ्ट्स अ मास ऑफ 10 kg अप टू अ हाइट ऑफ 1 मीटर 1000 टाइम। तो उसने जो वर्क किया वो mgh करें, तो 10 kg का मास है, g की वैल्यू 9.8 दे दी है, और इनटू हाइट 1 है, लेकिन ऐसा 1000 बार कर रहा है तो इनटू 1000 ये उसने वर्क किया। अब कह रहे हैं जो भी इसने वर्क किया है वो सारा का सारा लॉस हो जाता है। तो पूछ रहे कितना फैट उसने यूज किया, हाउ मच फैट विल ही यूज अप कंसीडरिंग दैट द वर्क इज डन होना चाहिए था, वर्क इज डन ओनली व्हेन द वेट इज लिफ्टेड अप एंड फैट सप्लाइज 3.8 × 10⁻7 जूल ऑफ एनर्जी पर किलोग्राम। तो बेसिकली इसने अगर m किलोग्राम फैट बर्न किया होता, m इंटू 3.8 इंटू 10⁻7 जूल, इतना इसने काम किया होता। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक प्रॉब्लम क्या लगा दी कि जो भी वो काम कर रहा है उसका 20% ही एफिशिएंसी है। मतलब वास्तव में जो फैट बर्न करने से एनर्जी मिली उसका 20/100 यही काम करने में लगा। तो ये मेरा mgh/1000 ये मेरा वर्क डन है, और इसको इस एनर्जी रिलीज्ड बाय फैट इंटू 20/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी, ये 12.89 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होगी। कैलकुलेट करके देख लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। कह रहे हैं बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर विद एन इनिशियल स्पीड v, it collides with the ground and loses 50% of the energy on the collision and rebounds to the same height. The initial velocity will be equal to, तो भैया जब यहां से तुमने फेंका होगा तो इसकी एनर्जी होगी हाफ mv² + mgh, बल्कि मैंने गलत कर लिया,
तो हाफ एम यू स्क्वायर प्लस एम जी एच कर लें, और जब टक्कर होकर के लौट करके यहाँ वापस आई तो इसकी मैक्सिमम हाइट है ये, इसलिए इसकी एनर्जी खाली mgh है। अब कह रहे हैं कि जो इनिशियल एनर्जी थी ऊपर से नीचे जाने में तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्व हुई होगी, और जब ये बाउंस बैक करके ऊपर जा रही है तो 50% लूज होगी, 50% ही बची। इसका मतलब बेसिकली दिस एनर्जी इज इक्वल टू 50% ऑफ द इनिशियल एनर्जी। तो यहां से मेरे पास रिलेशन आ जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर, बल्कि 1/4 एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एम जी एच। मास से मास कट गया और u की वैल्यू √2gh आ गई। तो मैं वैल्यू डाल दूंगा तो ये 2 इंटू 10 इंटू 20 आ जाएगा, तो रूट होकर के 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी उसकी टोटल इनिशियल एनर्जी थी, बाद में जो उसकी फाइनल एनर्जी थी वो उसी हाइट तक पहुंचाने के लिए थी, तो mgh हो गई, और जो फाइनल एनर्जी है वो इनिशियल एनर्जी का हाफ है। यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th कह रहे हैं अ हॉलो स्फीयर विद अ हॉरिजॉन्टल स्पीड u एंड जीरो एंगुलर वेलोसिटी कम इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड ड्यू टू फ्रिक्शन इट स्टार्ट रोलिंग आफ्टर सम टाइम, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्फीयर आफ्टर रोलिंग। तो भाई ये सवाल मैंने कई बार बता रखा है, फिर से बता दूं। इनिशियली इसकी वेलोसिटी u है लेकिन ओमेगा जीरो है, तो इसका मतलब अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखूं तो L इज इक्वल टू एम यू आर हो जाएगा। ठीक है, जो भी आर इसका रेडियस है, और प्लस आई सी ओमेगा वाला जो टर्म है वो जीरो हो जाएगा, बिकॉज शुरू में एंगुलर वेलोसिटी है नहीं। थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, ये v वेलोसिटी से चल रहा होगा, बिकॉज फ्रिक्शन लगा, वेलोसिटी कुछ कम हुई होगी, और उसी फ्रिक्शन ने इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा दी गई होगी। तो थोड़ी देर के बाद चूंकि इट स्टार्ट रोलिंग कह दिया, इसलिए ओमेगा की वैल्यू v/r लिख लें, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा mvr प्लस आई ओमेगा। अब ये मेरा चूंकि हॉलो स्फीयर है इसलिए आई की वैल्यू 2/3 mr स्क्वायर, और रोलिंग हो रही है इसलिए ओमेगा की वैल्यू v/r। ठीक है, तो ये r से एक r कट गया, तो ये 2/3 mvr हो गया। तो बेसिकली सब ऐड करके ये 5/3 mvr हो गया, और यहां से इसको अगर mur से इक्वेट करें तो v की वैल्यू 3/5 u आ गई। ठीक है, तो बेसिकली इस पूरे प्रॉब्लम में हो क्या रहा है, जब मैं एक बॉडी जिसकी अभी रोलिंग नहीं कर रही, मतलब चाहे u ग्रेटर देन आर ओमेगा हो या ओमेगा ग्रेटर देन यू हो, दोनों ही केसेस में जब किसी सरफेस पे रखता हूं तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पे फ्रिक्शन लगता है, दैट इज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो उस फोर्स की वजह से उसकी वेलोसिटी घटेगी या दूसरे केस में बढ़ भी सकती है, और एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी या घट सकती है। लेकिन चूंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ही फोर्स लग रहा है जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, इसलिए मैं बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा रहा हूं तो वो कंजर्व होगा, बिकॉज वहां पे टॉर्क जीरो है। इस कंसेप्ट के बेसिस पे ये वाला आंसर निकल करके आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं इलास्टोमर्स में स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ कैसा होगा। तो तुम्हें मालूम है कि जो मेरे इलास्टिक मटेरियल होते हैं उसमें तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन जो रबड़ जैसी चीजें होती हैं उनमें स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ ऐसा होता है, मतलब शुरू में बहुत थोड़े से स्ट्रेस पे तुम ढेर सारा स्ट्रेन, रबर रबर बैंड लो तो उसको शुरू में खींचना आसान है, इसका मतलब शुरू में आप अच्छा खासा स्ट्रेन दे सकते हैं बहुत थोड़ा सा स्ट्रेस दे करके, लेकिन बाद में फिर को खींचना मुश्किल हो जाता है। तो जो ये वाला ग्राफ है, पता नहीं थोड़ी सी मैथमेटिक्स में लग रही है, जिसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा पैराबोला होता है, और y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ ऐसा पैराबोला होता है। तो इस तरह के ग्राफ के, और y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, तो इस तरह के ग्राफ के लिए जो पावर होगी वो n ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, मतलब वो स्ट्रेट लाइन से ज्यादा तेजी से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए फोर्थ आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं टू स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ मर्करी ईच ऑफ रेडियस आर कोलेज टू फॉर्म सिंगल लार्ज ड्रॉप, द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द चेंजेस। तो भाई ये तो आसान सवाल है, पहले जो सरफेस थी
मान लो ये आर रेडियस की ड्रॉप थी, तो इसकी सरफेस एरिया थी 8πr², और इसको टी से मल्टीप्लाई कर दें तो सरफेस एनर्जी। अब जब ये कोलेस करेंगी तो लोग कहते हैं कि 4/3πr' का क्यूब इज इक्वल टू 8/3πr³। ये मैंने क्या कंसेप्ट लगाया कि वॉल्यूम कंजर्व कर ली, तो यहां से जो r' आ जाता है वो √2 इंटू r आ जाता है। इसलिए जो नया एरिया है वो हो जाएगा 4π√2 का स्क्वायर इंटू r² इंटू टी। ये मेरी नई सरफेस एनर्जी हो गई। अब जब दोनों का रेशो लेंगे तो 4 से यहाँ पे एक 2 बचा, πr² से πr² कट गया, सरफेस टेंशन से सरफेस टेंशन कट गया, तो ये 2/2 हो गया, जो कि बेसिकली 2⁻⁴/1 हो गया। तो ये वाला आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली तुमको मालूम है जब चीजें कोलेट करेंगी तो सरफेस एरिया घटता है, इसलिए सरफेस एनर्जी घटनी चाहिए। तो इसका आंसर बी और सी में से कोई एक होना चाहिए था, ए और डी तो हो ही नहीं सकता था। सरफेस एनर्जी घट ही रही है बाद में, बिफोर ज्यादा है बाद में कम है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। ये कह रहे हैं अ 10 किलोवाट ड्रिलिंग मशीन इज यूज्ड टू ड्रिल अ बोर इन अ स्मॉल एल्यूमिनियम ब्लॉक ऑफ 8 kg। फाइंड द है, ये गलत है। फाइंड द राइज इन टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक in 2.5 मिनट अकॉर्डिंग टू 50% पावर, assuming 50% पावर इज यूज्ड अप इन हीटिंग द मशीन। अरे जल्दी बात है, 10 किलोवाट की मशीन है तो उसने 10⁴ वॉट और 2.5 मिनट में इसने 2.5 इंटू 60 इतनी इसने हीट दी होगी, मतलब ये बेसिकली, और इसका हाफ ही एक्चुअली हीट की, मतलब इतनी इसने एनर्जी खाई होगी, बिजली ली होगी, और इसका हाफ ही क्या कहते हैं हीट के फॉर्म में गया, बिकॉज 50% ही हीटिंग में जाता है। अब ये जो हो जाएगा ये ms डेल्टा टी से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो m की वैल्यू इन्होंने दे दी है 8 kg, जिसको मैं 8000 कर दूं बिकॉज यहाँ पर ग्राम लिखा हुआ है, और यहाँ पर 0.91 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और इंटू डेल्टा टी हमारा टेम्परेचर राइज हो जाएगा। तो दोनों तरफ मेरे पास जूल और जूल इक्वेट हो गए, वहां से मेरे को डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेट करके निकाल लेना, मैं नहीं कर रहा हूं, ये 103 डिग्री कहीं से आ गया। नंबर 16 कह रहे हैं एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन शो दैट द इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज मैक्सिमम एट अ वेवलेंथ ऑफ 480 नैनोमीटर। भाई ये किसको सवाल नहीं आता, ये तो सीधे सीधे वीन्स लॉ का सवाल हो गया। हमें मालूम है कि लेमडा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू बी होता है। मेरा जो लेमडा मैक्स है वो 480 इंटू 10⁻⁻9 है, और बी की वैल्यू 2.88 इंटू 10⁻⁻3 होती है। तो यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी वो 6000 केल्विन के आसपास आ जाता है। ठीक है, तो वीन्स लॉ का सवाल है, जिसको भी डाउट हो जरा एक बार जाकर के किताब में वीन्स लॉ देख लें। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बेटा। इसमें क्या कहते हैं, छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है एक तरीके से। तो यहाँ पर एक ये ब्रैकेट लग जाना चाहिए था, जो कि मतलब टाइपिंग मिस्टेक, कैलकुलेशन का टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ये बहुत ही आसान सवाल था, लेकिन ये ब्रैकेट हट जाने की वजह से गड़बड़ हो गया है। तो कह रहे हैं प्रेशर पी, वॉल्यूम वी एंड टेम्परेचर टी फॉर अ सर्टेन गैस आर रिलेटेड टू पी इज इक्वल टू दिस रिलेशन, जो भी आ गया। Work done by the gas as its temperature changes from T1 to T2 while pressure remaining constant। बेसिकली जैसे ही यहाँ पे बात है प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, वैसे ही वर्क जो होता है वो P डेल्टा V हो जाता है, जो कि NR डेल्टा T हो जाता है। तो या P डेल्टा V लिखो, एक ही बात ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया तुम्हारा, इस इक्वेशन के हिसाब से PV इज इक्वल टू AT माइनस बी टी स्क्वायर है, इसलिए पी डेल्टा वी की वैल्यू हो जाएगी ए T2 माइनस T1 माइनस बी T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। इसलिए सेकंड वाला आंसर। तो बहुत ही सरल सवाल था, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक की वजह से मुश्किल हो गया। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। नंबर 19 कह रहे हैं द हीट है, ये हीटा नहीं है, ये हीट है। द हीट कैपेसिटी पर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज, तो ये एनसीईआरटी में बड़े अच्छे से रखा है, 9R इसकी हीट कैपेसिटी हो जाती है कि वो 3 मॉलिक्यूल मतलब H
2H और एक ऑक्सीजन की वजह से ये हर हर उसकी 3R लेकर के 9R आ जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहे हैं पार्टिकल ऑफ मास m kept on a horizontal frictionless table is sandwiched between two springs of spring constant k। तो बेसिकली ये k की स्प्रिंग है, इसके बीच में मास रखा हुआ है और ये k की स्प्रिंग है, इनके जो अदर एंड्स हैं वो फिक्स्ड हैं, तो इसका टाइम पीरियड बताना है। तो बेटा देखो क्या होता है इसमें, अगर मैं इसको अपने पोजीशन से जरा सा डिस्प्लेस करूं तो ये kx इधर लगाता है और ये भी kx इधर लगाता है, इसलिए जो नेट फोर्स है वो 2kx हो जाता है। इसलिए हम इस केस में कहते हैं कि भैया ये दोनों स्प्रिंग जो है वो पैरेलल में लगी हैं, आगे पीछे लगे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनका रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट 2k है। अब क्या कहते हैं, टाइम पीरियड पूछ रहे हैं, तो टाइम पीरियड 2 पाई रूट एम बाई के होता है, यहाँ पे के की जगह पे 2k लगा देंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे हैं, जो कि हमारा इस सेक्शन का लास्ट, इस पार्ट का लास्ट सवाल है। 24 के बाद अगले में करूंगा, मैंने बताया था। तो कह रहे हैं एक्स वाई इज इन मीटर, इज होना चाहिए था, एंड टी इन सेकेंड, एंड वाई इज इक्वल टू, ये जो भी क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 10 टाइम पीरियड। तो बेसिकली मैंने एक साथ दो चीजें टेस्ट करनी चाहिए, इसलिए मैं तुमसे बात कर ली, इस तरीके से दो पार्ट जोड़ करके लिख लिए। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड, ये तो वेलोसिटी होती है जो कि ओमेगा बाई के हो जाती है। तो मैं यहां पर देखूं, मेरा ओमेगा जो है, क्योंकि बेसिकली टाइम का कोफिशिएंट है वो 200 पाई है और के जो है वो 10 पाई है, इसकी वजह से पहली बात तो एक सेकंड में 20 मीटर चल लेगी। दूसरा सवाल पूछ रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 10 टाइम पीरियड्स। तो एक टाइम पीरियड में पार्टिकल मीन पोजीशन से ऊपर जाता है, वापस आता है, फिर यहाँ आता है। तो 4a का मैंने डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा, ध्यान देना, मैंने डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछा है। तो पार्टिकल क्या कहते हैं, एक टाइम पीरियड में 4a डिस्टेंस चलता है, तो मेरे लिए ये 0.8 मीटर हो जाएगा, और ऐसे 10 पीरियड है तो ये 8 मीटर हो जाएगा, इसलिए 28 यूनिट्स आंसर आ गया। इसके साथ हम लोग ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो खत्म कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, सेकेंड पार्ट से 24 के बाद शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।